नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी, इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, साथ ही भारत में हत्याकांड के विरोध में कौन कौन सी गतिविधियां हुई थी से जुड़े हुए इन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि भारत में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, से जुड़े हुए तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग इस जलियांवाला बाग हत्याकांड टर्म पे ध्यान देंगे। तो इसमें ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। पहली बात कि ये जलियांवाला बाग आपको कहाँ स्थित है या किस प्रांत में स्थित है। तो यह जलियांवाला बाग आपको अमृतसर पंजाब में स्थित है। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि इस जलियांवाला बाग में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसके कारण हम लोग इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसी जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा में आए हुए लोगों पर अंग्रेजों द्वारा गोली चला दी गई थी, जिसके कारण अधिकांश लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी। यानी कि इस सभा में आए हुए अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना के कारण हम लोग इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ प्रथम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनता है कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कहाँ घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना आपको अमृतसर पंजाब में घटित हुई थी। यानी कि हिंदुस्तान के अमृतसर पंजाब प्रांत में यह आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट बनता है कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुई थी, यानी वह तारीख कौन सा था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। तो वह तारीख था 13 अप्रैल 1919। मैं आप सभी को बता दूं कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में काफी चर्चित हत्याकांड है। इसीलिए इसके डेट को भी, माह को भी और साल को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह जब भी अगर इसका समय पूछेगा तो आपको तारीख, महीना और साल तीनों ऑप्शन में देंगे। तो अगर आप इन तीनों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आंसर गलत लगा करके आएंगे। इसीलिए आप लोग इसे 13 अप्रैल 1919 साल, महीना और तारीख तीनों को ध्यान में रखेंगे। चूंकि मैंने बताया कि इस जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था और इसी सभा में अंग्रेजों द्वारा गोली चलाए जाने के कारण सभा में आए हुए अधिकांश लोगों की हत्या हो गई थी और इसी घटना को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो इस जलियांवाला बाग में किसके विरोध में आपको सभा का आयोजन किया गया था उसे देखेंगे। तो इस जलियांवाला बाग में पंजाब के दो क्रांतिकारी युवा नेता, जिसका नाम है सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, की गिरफ्तारी के विरोध में सभा बुलाई गई थी। तो मैंने यहाँ बोला था कि जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी, तो किसके विरोध में? तो सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब के दो क्रांतिकारी नेता थे, इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में सभा बुलाई गई थी। तो इसी सभा में अंग्रेजों द्वारा गोली चला दी जाती है, जिसके कारण सभा में आए हुए अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। लगभग 1000 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन सरकारी आंकड़े में इसे 379 बताया गया। खैर छोड़िए, लोगों की मृत्यु से हमें कुछ नहीं लेना देना है, हमें बस उस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बनते हैं कि जलियांवाला बाग में किसके विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। तो बस आप लोग ध्यान रखेंगे, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। आपको लोगों की संख्या नहीं पूछी जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, या अब तक एग्जाम में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। अगर पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर पूछ दे तो आप लोग 379 बताएंगे। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन वास्तविक संख्या 1000 से आसपास थी। अब देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए
दोषी कौन सा व्यक्ति था, यानी वह व्यक्ति कौन सा था जिसके आदेश के फलस्वरूप अंग्रेजी सैनिकों ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई, जिसके कारण लगभग 1000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसका नाम था एडवर्ड हैरी डायर, या इसी को हम लोग जनरल डायर के नाम से जानते हैं। यह जनरल डायर उस समय इस पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, और इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश की अवहेलना के विरुद्ध यह सभा आयोजित की गई थी, जिसके विरुद्ध में जनरल ओ डायर ने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था, और गोली चलाने के फलस्वरूप सभा में आए हुए अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को इतिहास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से अगला पॉइंट बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी उपाधि वापस कर दी थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी, उसके विरोध में एक व्यक्ति ने अपनी उपाधि लौटाई थी, और एक ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो उपाधि लौटाने वाले वह व्यक्ति कौन थे? तो उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ, जिन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। यह नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा ही रविंद्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, उस उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। अब देखिए, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक व्यक्ति है जिनका नाम है शंकर नायर। ये शंकर नायर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई तो इस शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वह व्यक्ति कौन था जिन्होंने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया? तो वह व्यक्ति थे शंकर नायर। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घट गई, तो इस हत्याकांड की जांच के लिए दो कमेटी बनाई गई थी। एक अंग्रेजों द्वारा कमेटी बनाई गई थी और एक कांग्रेस द्वारा कमेटी बनाई गई थी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का क्या नाम था? तो उस कमेटी का नाम था हंटर कमीशन। हंटर कमीशन यानी कि हंटर कमेटी अंग्रेजों द्वारा गठित की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। अब जो कमेटी कांग्रेस द्वारा गठित की गई थी, उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो जांच समिति या जांच कमेटी गठित की गई थी कांग्रेस के द्वारा, उसकी अध्यक्षता आपको मदन मोहन मालवीय ने किया था। यानी कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई, जांच कमेटी गठित की थी। तो ये दोनों पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा उस गठित कमेटी का क्या नाम था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गठित किया गया था? तो हंटर कमीशन था। और दूसरा, कांग्रेस जांच समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। अब देखिए, चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस जांच समिति गठित की गई थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, और जब यह कांग्रेस जांच समिति ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसी रिपोर्ट के प्रारूप को कौन से भारतीय नेता द्वारा लिखा गया था? तो वह व्यक्ति थे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी को यह दायित्व दिया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी गठित की गई थी, और गठन के उपरांत यह कांग्रेस जांच समिति जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो इस रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का दायित्व आपको महात्मा गांधी को दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित दो कथन काफी महत्वपूर्ण है। एक मॉन्टेग्यू ने दिया था और दूसरा दीनबंधु CF एंड्रूज ने दिया था। तो मॉन्टेग्यू ने क्या कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? तो मॉन्टेग्यू ने कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि यह निवारक हत्याकांड है।
यानी कि निवारक हत्याकांड की संज्ञा आपको किसने दिया था? मोंटेग्यू ने। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। और सीएफ एंड्रूज ने कहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर की गई एक हत्या थी। तो किसने कहा था? सीएफ एंड्रूज। और सीएफ एंड्रूज को हम लोग दीनबंधु के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों कथन को भी ध्यान में रखें, क्योंकि यह भी एग्जाम में कई बार पूछे। आइए एक बार मैं फिर इसे रिकॉल करा देता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में दो व्यक्तियों ने स्टेटमेंट दिया था। एक थे आपको मोंटेग्यू और दूसरा थे सीएफ एंड्रूज। और इसी सीएफ एंड्रूज को हम लोग दीनबंधु के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में मोंटेग्यू का कथन था कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एक निवारक हत्याकांड थी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्याकांड की संज्ञा किसने दिया था? मोंटेग्यू ने किया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा किसने दिया था? सीएफ एंड्रूज। और सीएफ एंड्रूज को हम लोग दीनबंधु के नाम से जानते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को मार्च 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन जाकर के मारा था। यह भी उधम सिंह पंजाब के एक क्रांतिकारी नेता थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी जो पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसका नाम था जनरल डायर, इस जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। और कब की थी? तो मार्च 1940 ईस्वी में भी किया था। और कहाँ किया था? तो लंदन जाकर के किया था। यानी उधम सिंह ने मार्च 1940 ईस्वी में लंदन जाकर के आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या की थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यह इतिहास में डेट्स काफी महत्वपूर्ण है और ये डेट्स एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मात्र 6 डेट्स 7 डेट्स हैं। इसको आइए हम आसानी से याद कर लेते हैं। सबसे पहला डेट यह है कि आपको पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट विधेयक कब पारित हुआ था? तो आपको रॉलेट एक्ट विधेयक मार्च 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। आपको इससे पहले वाले हिस्ट्री का जो सेशन था मैंने उसमें बताया था कि रॉलेट एक्ट विधेयक को कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट विधेयक को मार्च 1919 में पारित किया गया था। अब मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। उसके अगले महीने यानी अप्रैल 1919, अप्रैल 4 1919 ईस्वी को दयानंद सरस्वती ने जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रवचन दिया था। तो यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि वह व्यक्ति कौन था जो 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली स्थित जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रवचन दिया था? तो वे थे दयानंद सरस्वती। इसको याद करने का आसान तरीका है कि अप्रैल महीना चूंकि चौथा महीना होता है और आपको तारीख भी यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 अप्रैल, इसको एक दूसरे से लिंक करेंगे तो चौथा महीना अप्रैल का ही माह होता है। तो 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद पर हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रवचन दिया था। अब इसमें 2 दिन और जोड़ते हैं तो आ जाता है 6 अप्रैल, यानी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जाता है। किसके विरुद्ध में किया जाता है? तो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल किया जाता है। और गांधी जी द्वारा किया गया यही देशव्यापी हड़ताल गांधी जी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश दिलाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा घटनाक्रम है जब गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते हैं? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह। तो हो गया मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था रॉलेट एक्ट पारित। और 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को जामा मस्जिद पर आपको दयानंद सरस्वती ने हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रवचन दिया था। और 4 अप्रैल में 2 दिन जोड़ेंगे तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इसमें जब 3 दिन जोड़ देते हैं तो आ जाता है 9 अप्रैल, यानी 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। कब होती है? 9 अप्रैल 1919, यानी गांधी जी के सत्याग्रह और हड़ताल की शुरुआत करने के तीसरे दिन पर, यानी कि 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। और इसी सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में इसमें 4 दिन जोड़ते हैं तो आ जाता है आपको
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग में इन्हीं के सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिस पर अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई जाती है और लगभग 1000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इसमें 4 दिन और जोड़ते हैं तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपको आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और फिर अगले माह के अंतिम दिन यानी कि 30 मई 1919 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी जाती है। जो अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को सर यानी कि नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, वो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 30 मई 1919 ईस्वी को वापस कर देते हैं। अब चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अंग्रेजों द्वारा या इंग्लिश सरकार द्वारा आपको एक कमीशन गठित की गई थी, जिस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित या जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था मार्च 1920 ईस्वी को। तो यही है यहाँ पे मार्च 1920 ईस्वी को हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो इसे याद करने का आसान तरीका है कि आप इसको इससे लिंक करें कि मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट विधेयक पारित किया गया था और मार्च महीना को सेम रहने देंगे और 1 साल बढ़ा देंगे। तो मार्च 1920 ईस्वी को हंटर कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। और इन सब को याद करने के लिए एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएगी। आइए एक बार फिर मैं इसे लिंक कर देता हूँ। तो मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट विधेयक पारित हुआ था और अगले महीना अप्रैल चूंकि चौथा महीना होता है साल का, तो 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दयानंद सरस्वती ने दिल्ली में जामा मस्जिद पर आपको हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रवचन दिया था। और इस 4 अप्रैल में 2 दिन जोड़ देते हैं तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल और सत्याग्रह का आयोजन किया था। और इसमें 3 दिन जोड़ देते हैं तो 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को सतपाल और सैफुद्दीन किचलू ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तारी करी गई थी। और फिर इसमें अब 4 दिन जोड़ देते हैं तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना घटित होती है। और अप्रैल के बाद वाला महीना है मई, तो मई के लास्ट तारीख को यानी 30 मई 1919 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, जो कि अंग्रेजों द्वारा उन्हें प्रदान की गई थी। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।